साथ में साझा करना चाहता हूं ताकि सही उसकी तस्वीर जो है आप तक पहुंच सके। पहली चीज तो समझने की ये है कि 2014 से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसान जो कि हमारा अन्नदाता है वो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है। बहुत सारी चीजें ऐसी की गई कि किसानों के लिए वो सब चीजें लाई जाए जो या तो लंबित थी या उनके अंदर सुधार की आवश्यकता थी। और इस सिलसिले में विपक्ष के नेता ने विधेयक के अंदर क्या कमी है के बारे में नहीं बोला। उन्होंने बाकी चीजें बोली कि सरकार ऐसा करती है, डिमोनेटाइजेशन हो गया, सरकार ने फला चीज कर दी, लेकिन इन बिलों के अंदर अगर कोई कमी है उसके बारे में नहीं बोला। ये जो दोनों बिल हैं वो किसान को सशक्त बनाने के लिए है, जो कृषि व्यापार है उसके संवर्धन के लिए है और इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए है कि किसान की आय में बदलाव आए। तो मंडी कानून जिसको हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट जो बोलते हैं, ये सबसे पहले पंजाब प्रांत के अंदर आया 1939 में, जब तक हम आजाद नहीं हुए थे। उस समय पंजाब का अगर आप आकार देखेंगे, पाकिस्तान का पंजाब पूरा, भारत का आज का पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, ये इतना बड़ा इलाका था, अच्छी पैदावार का इलाका था। और इसके अंदर ये कानून इसलिए लाया गया कि किसान को आसानी हो। वो बैलगाड़ियों का जमाना था, किसान को अपने अनाज को जो पैदा होता है लेके जाना पड़ता था इधर उधर बेचने के लिए। तो एक सुविधा के लिए मंडियां बनाई गई कि आप मंडी में आके बेचें। समय बदलता गया, आज ये मंडियां किसान के लिए एक बंधन बन गई। बंधन इसलिए बन गई कि आपको मंडी में ही जाना है, आपको मंडी में ही बेचना है, मंडी के अलावा और कहीं नहीं बेच सकते। मंडी को चलाने के लिए उसके ऊपर टैक्सेस हैं, वो भी किसान से लिया जाता है। और एक बिचौलियों का एक समूह बन गया जो कि किसान को कर्जा भी देता है, उसको त्रस्त भी करता है और किसान को अपनी आय सही रूप में नहीं है। 6,946 मंडियां हैं या उप मंडियां हैं भारत के अंदर आज, और इसमें से भारत सरकार के द्वारा जब कार्य किया गया 1,000 ई मंडियां बन चुकी हैं। 1,000 ई मंडियां बन चुकी है, रोज इनके अंदर इजाफा हो। आज 1,000 ई मंडियां हैं। कोविड का जब शुरू हुआ तब से लेकर आज तक 65% इंक्रीज हुआ है ई मंडी के काम, 65% इस दौरान। और अगर आप इसके मंडियों के और इस विरोध का कारण समझेंगे, लेती हैं वो है 8,691 करोड़ रुपए। 8,691 करोड़ रुपए, 91। पर इसमें से 90% पुरानी व्यवस्था की बात कर रहा हूं। सबसे पहला सवाल, आप जिस वजह से सामने आए हैं किसानों का मुद्दा, सवाल ये है कि सरकार को क्या ये जरूरत देर से महसूस हुई कि अब सामने आकर इस बात के लिए जवाब देना पड़ा? क्योंकि CAA में भी हमने इसी तरह का उदाहरण देखा है कि एक गलतफहमी पैदा हुई और आज किसानों के बीच अब इसे गलतफहमी ही कहें, जिसकी वजह से पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, दिक्कत ये है, बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे जो कि उनको जो चीज़ बताई जाती है बहुत सीधे हैं, उनका बहुत
सरल स्वभाव है, उनको जो बोला जाता है उसको मान जाते हैं, क्या चीज़ कहाँ पर है उसको नहीं मानते हैं। ठीक है, यही आप देखेंगे, उन्होंने हाथरस के बारे में पूछा था, वो कहानियाँ बनती जा रही हैं, लोग बाग हर एक कहानी को मानने को तैयार हैं। तो ये होता है, इसीलिए हम लोग और सारे हमारे विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब लोग निकल कर जा रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं। और ज़्यादातर समस्या किसानों की नहीं है, उसको पता है कि उसकी क्या दिक्कत है और उसको पता है उसको क्या समाधान मिला है। समस्या है विपक्ष की पार्टियों का, जो गलत भ्रांतियां फैलाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो चीज़ उन्होंने नहीं की आज वो किसानों के लिए की जा रही है, इसलिए किसानों का वोट बैंक उनका खत्म हो जाए। अकाली दल आपके साथ था लेकिन अलग हो गए, क्यों इसी मुद्दे पर? अकाली दल की अपनी राजनीति है, उनके प्रदेश के अंदर कुछ चीज़ें जो इन प्रावधानों के अंदर डाली गई हैं वो कांग्रेस सरकार ने लागू कर दी हैं। तो अब उनकी दिक्कत है कि जब उन्होंने तब उसका विरोध किया, अब कैसे उसका समर्थन कर सकते हैं। ऐसे लोगों में आशंकाएं हैं इसको लेकर के, बड़ी कमियां जो होंगी इसमें, पूरा जो मार्केट होगा उसको गिरफ्त कर लेंगे, सारा स्टोरेज उनकी क्षमता ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा स्टोरेज वो कर सकते हैं। देखिए, मार्केट के अंदर ज़्यादा प्लेयर आएंगे, मार्केट कोई किसी का नहीं हो सकता। ठीक है, जितने ज़्यादा व्यापारी होंगे उतना मार्केट के से अपने किसान को फ़ायदा मिलेगा। इसमें व्यापारी कौन आ जाएगा और ज़्यादा? व्यापारी कैसे उसकी चीज़ें ले लेगा? किसान के बचाव के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो ये भ्रांति गलत है। सर, आपके शब्दों में एक बार आप इलेक्ट्रॉनिक पर भी ये बता दीजिए। देखिए, किसानों में बहुत गलतफहमी, हम जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ ऐसे बिजनेसमैन के हाथ में सब कुछ चला जाएगा, ये गलतफहमी है या क्या है? ये आप बिजनेसमैन तो आज जा रहा है, जो आड़तियों का जो एक समूह बना हुआ है, वो जिस तरीके से किसान का फ़ायदा उठाता है मंडी के अंदर, वो किसान को पता है। अब जब उसके पास बाध्यता नहीं रहेगी, व्यवस्था नहीं रहेगी कि उसको मंडी में ही जाना है, तो उसके चंगुल से निकल जाएगा वो। सर, हाथरस में जिस तरीके से लड़की का शव जलाया गया, तो सर एक अन्य मुद्दे पर, अगर आप यूपी में जो चल रहा है क्राइम, खासकर मैं हाथरस की बात नहीं कर रहा, गाजियाबाद में भी, क्योंकि आप गाजियाबाद के सांसद हैं सर, थोड़ा महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है, ये बात तो आप क्या एसएसपी से बात करेंगे या फिर ऊपर यूपी सरकार से बात करेंगे? क्योंकि योगी जी से भी आप लगातार कॉन्टैक्ट में रहते हैं, हम देखते हैं छोटे छोटे मुद्दों पर आप वहाँ बात करते हैं। देखिए, ये जहाँ तक कानून और व्यवस्था का मामला है, हम सब उतने ही जागरूक हैं जितने आप हैं, और हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हर चीज़ के ऊपर, और इसमें आप लोगों का समर्थन चाहिए। ठीक है, और जहाँ पर आप देखते हैं कोई कमी है हमको बताइए, हमारे विधायकों को बताइए, मेयर साहब को बताइए, हमारे पार्टी के अन्य पदाधिकारी उनको बताइए, और मानकर चलिए कि पूरी तरीके से हम हर गलत चीज़ को ठीक करने के लिए खड़े होंगे। सर, दो छोटे छोटे इशू हो रहे हैं जिसका मैं चाहता था कि गाजियाबाद स्तर पर आपकी बाइट जाए कि एक तो सर RITS काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, उसके फायदे को जोड़ते हुए, और आप नेशनल हाईवे जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस है उसको लेकर भी काफ़ी आप इन्वॉल्व रहते हैं, खुद देखते हैं उन चीज़ों को, तो क्या एक्सपेक्ट करें दोनों को लेकर सर? आप ये एक्सपेक्ट करिए कि जो अब नई टाइमलाइन कोविड के बाद बनी है, उन टाइमलाइन के ऊपर काम पूरा होगा। हाँ सर, हाथरस में भी बता दीजिए कि जिस तरीके से लड़की की लाश जलाई गई पुलिस द्वारा रात करते रहते हैं बिना परिवार की मर्जी के, तो सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जब इन्वेस्टिगेशन चलती है उसके ऊपर बोलना ठीक नहीं है। पुलिस का रवैया तो इसको लेकर सस्पेंड हुआ है उसमें पुलिस वाले। बता रहा हूँ ना, अभी SIT चल रही है, SIT को चल लेने दो, उसमें जो चीज़ें निकलेंगी तब जाके चीज़ें। सर, एक सवाल हो रहा है सर, आपसे ना बने ऐसा हो नहीं सकता, हम आपसे ना पूछे सर, पूर्वोत्तर के उग्रवादियों ने चीन में अपना ठिकाना बनाया, ये थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट। आज चीन की बात नहीं करेंगे।